टेबल से शादी, हद है। फिर से इसने मुझे इग्नोर कर दिया। अब आए कोई बात लेकर मेरे पास, तब मैं भी ऐसे ही इग्नोर करूँगा, तब जाके समझ में आएगा इसे। संदीप ने ये बात कह के खुद को सेटिस्फाइड किया, लेकिन फिर दूसरे ही पल अपनी ही बात का जवाब देते हुए बोला, लेकिन इसे तो अब तक मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। संदीप ने कहा और जो खुशी अभी 2 मिनट पहले उसके फेस पर थी वो एक ही पल में चली गई। लेकिन फिर वो आगे बोला, आज तक मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द ही उसे ज़रूरत पड़ेगी। संदीप ये सारी बातें बोलकर खुश हुआ। उसके बाद अपने काम में लग गया। अब आगे। इस वक्त संदीप अपने घर में स्टडी रूम में बैठ के काम कर रहा था। अभी उसके पास बहुत सारे काम थे, जिस वजह से काम में लगा रहता था। कुछ देर बाद उसके स्टडी रूम का गेट खुला और संदीप का असिस्टेंट संजय अंदर आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, सर, कुछ है जो आपका जानना ज़रूरी है। संजय की बात सुनकर अब संदीप सीरियस होकर बोला, क्या बात है? सर, गौरव सब प्रताप इंडस्ट्री के मेन ब्रांच में कुछ दिनों से विजिट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि वो वहाँ के हायर अथॉरिटीज मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें किसी बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं। करने तो उसे जो करना है, मुझे पता है वहाँ उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। वो ब्रांच चाचा जी के नाम पर है और जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो अपने तरीके से एक्शन लेंगे। संदीप ने संजय की सारी बातें सुनकर रिलैक्स होकर कहा। उसे इस बात को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके चाचा वो कंपनी किसी के नाम नहीं होने देंगे। वहीं अंश भी अब तक अपने ऑफिस पहुंच चुका था और जाते ही उसने पंकज को सभी शेयर होल्डर्स जिसके साथ गौरव मीटिंग कर रहा था उसके साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए बोला। अंश की बात सुनकर पंकज ने तुरंत उसके कहे अनुसार काम स्टार्ट कर दिया। बहुत ही कम समय में मीटिंग भी फिक्स कर दी। जाहिर है सभी शेयर होल्डर्स ये जान के कि अंश मित्तल उनके साथ मीटिंग करने वाला है, सभी ने अपने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी अपना सारा काम छोड़कर अंश के साथ मीटिंग के लिए रेडी हो गए। मीटिंग को आज के ही दिन 3 बजे के लिए फिक्स कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ गौरव तक भी ये बात पहुंच गई थी कि अंश ने सभी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग रखी है और ये सुनते ही उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ऐसा क्यों हुआ है। गौरव गुस्से से आग बबूला होते हुए अपने केबिन के सारे सामान को जमीन में फेंकने लगा और बोला, अंश अंश अंश, हर बार ये मेरे और मेरे सपनों के बीच आ जाता है। जब भी मुझे लगता है कि इस बार मैं उस संदीप को हरा दूंगा, लेकिन तभी ये बीच में अपनी टांग अड़ा देता है। गौरव तब अपने केबिन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठा और सोचने लगा, आखिर किस तरह से इस सिचुएशन से बचा जाए। गौरव अपने सोच में था, तभी उसके केबिन का डोर खुला और अंदर एक करीब 52 साल की औरत आई, जिसके फेस पर मेकअप था जो उसकी उम्र को बहुत ही अच्छे से छुपा रहा था, और उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, साथ ही एक हील जो उसके पूरे लुक को कंप्लीट कर रही थी। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत कोई और नहीं बल्कि गौरव की माँ और संदीप की सौतेली माँ रजनी थी। अपने बेटे की बात सुनकर रजनी जी उसके सामने आकर बोली, क्या हुआ है? ये क्या हाल बना रखा है तुमने इस केबिन का गौरव? अपनी मॉम की बात सुनकर गौरव ने अपने चारों तरफ देखा। ये सब देख के वो बोला, सब गलत हो रहा है मॉम। आपने जो कहा था मैं ठीक वैसा ही कर रहा था, लेकिन उसके बाद सब सही भी चल रहा था, लेकिन वो अंश बीच में आ गया
अब तो मुझे डर लग रहा है, कहीं वो सबको अपनी तरफ ना कर ले। रिलैक्स गौरव, अंश को जो करना है उसे करने दो। वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स कभी भी अपने शेयर्स नहीं देंगे। गौरव रजनी जी की बात सुनकर शॉक्ड हो गया। उसे सारे शेयर होल्डर्स से बातें करने का और उन्हें अपनी तरफ करने का आइडिया रजनी जी ने ही दिया था, लेकिन अब वो कह रही है कि इन सब से कोई फायदा नहीं था। जब कोई फायदा होने ही नहीं वाला था तो रजनी जी ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों बोला? जाहिर है कि ये सारे सवाल गौरव के मन में चल रहा था और रजनी जी भी उसकी बात को समझ के बोली, मैंने ऐसा इसीलिए करने को कहा था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रताप इंडस्ट्री जिसके नाम पर है वो सामने आए। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहती हो? गौरव की बात सुनकर उसकी मॉम ने तुरंत से जवाब नहीं दिया, बल्कि वो थोड़ा सा चल के एक सोफे के पास गई और बहुत ही एरोगेंट तरीके से उस सोफे पर बैठ के आराम से अपने शब्दों को चुन के बोली, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो अंश मित्तल की बराबरी कर सकता है। अब देखना, जब उसे पता चलेगा कि अंश की नज़र प्रताप इंडस्ट्री के सेल्स पर है और वो शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहा है, तो वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मॉम, आप संदीप के खिलाफ प्लान कर रही थी या अंश के खिलाफ? रजनी जी की बात सुनकर गौरव बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो अपनी ही मॉम की बहुत सारी बातें समझ नहीं पा रहा था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी कई बार गौरव ने अपनी मॉम के कहने पे बहुत से काम किए थे और वो सफल भी हुआ था। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तनुश्री ही थी, जिसकी वजह से संदीप लगभग मौत के मुंह तक पहुंच गया था। अपने बेटे के सवाल को सुनकर रजनी जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम कभी मेरी बात को कहाँ समझ पाए हो गौरव? अगर समझ लेते तो ये हाल थोड़ी ना होता। रजनी जी ने साफ तौर पर उसे ताना देते हुए कहा। कई बार जब रजनी जी ने कुछ करने को कहा तो गौरव उसकी कही हुई सिर्फ आधी बात को ही समझ पाया था, जिस वजह से कई बार काम खराब भी हुआ था। मोम प्लीज, आप पुरानी बातों को भूल जाइए और अभी मुझे बताइए कि आप क्या सोच रही थी। अंश संदीप की बहुत बड़ी ताकत है और अब जरूरी है कि अंश को भी कोई उसके बराबरी का मिले, और वो सिर्फ एक इंसान है, अभय प्रताप। दूसरी तरफ शाम हो चुका था। चारों तरफ सूरज ने अपनी लालिमा फैला के रखी थी और पूरे वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुंदर और दिल को खुश कर देने वाला था। अंश सभी के साथ मीटिंग अटेंड करने के बाद आज जल्दी घर लौट के आ गया था। वैसे भी अंश कल से अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी के साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं किया था। साथ ही आज जो निमी ने अदिति को संभालने की बात हुई थी, इस वजह से वह जल्दी आ गया। अंश अब अदिति को अपने साथ ऑफिस तो नहीं ले जा सकता था, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो उसके साथ स्पेंड कर ही सकता था। अंश जल्दी से घर के अंदर गया और देखा कि सब लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए हैं, सिवाय राघव जी के। राघव जी ने सारा बिजनेस तो अंश को हैंडओवर किया था, लेकिन होटल का बिजनेस वो अभी भी खुद से किया करते थे। अंश ने हॉल में बैठे सबको देखा, साथ ही निमी को भी, जो अपने फ़ोन में कुछ किए जा रही थी, और अदिति दादी जी के साथ थी। ये सब देख के अंश को एक सुकून भी मिला। उसका पूरा परिवार आज खुश था। भाई, आज तो आप जल्दी आ गए, मिता ने अंश को देखकर कहा। उसे ये देख के खुशी हुई, क्योंकि अंश जब ऑफिस जाता था तब ना जाने कितने टाइम तक उसे देख नहीं पाती थी, पर कुछ दिनों से मिता लगातार ही अंश को देख पाती थी। वहीं मिता की आवाज़ सुनकर सभी ने अंश की तरफ देखा। उसका मूड बहुत सही लग रहा था, क्योंकि कल रात जो हुआ था उसके बाद सभी को यही लगा था कि
अंश का गुस्सा शायद ही शांत होगा। लेकिन निमी ने सभी को बता दिया था कि अंश सब ठीक है और उसका गुस्सा भी अब शांत हो चुका है। हाँ, आज काम खत्म हो गया था, अंश ने जवाब दिया। वहीं दादी जी ने अंश को कुछ देर वहीं बैठने के लिए कहा। शुरू में अंश नहीं बैठना चाहता था, लेकिन वो अपनी दादी को मना नहीं कर पाया और वो वहीं सबके साथ बैठ गया। कुछ देर सबकी बातें सुनकर और बस सबको देख ही रहा था, खुद कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद ही अंश वहाँ से उठकर चला गया। अंश का मन अदिति के साथ खेलने का कर रहा था, लेकिन जब उसने दादी जी को उसके साथ इतना खुश देखा तो अदिति को नहीं लिया। करीब आधे घंटे के बाद निमी अदिति को लेकर रूम में गई। वो देखा कि अंश अपने काम में लगा हुआ है। ये देख के निमी अंश के पास जाकर बोली, आपने नीचे तो कहा था कि आपके पास काम नहीं है, लेकिन यहाँ आते ही काम में लग गए। इससे अच्छा तो आप घर ही लेट आते। अंश को काम करता हुआ देख के निमी ने उसे एक शिकायत का एक लंबा चौड़ा लिस्ट पकड़ा दी थी। वहीं अंश ने उसकी बात सुनकर निमी की तरफ देखा और उसके हाथ से अदिति को लेकर बोला, तुम दोनों नीचे ही थे तो मैं अकेले रूम में क्या करता, इसीलिए मैं अपने काम में लग गया। अदिति को अंश के पास देकर निमी मिता के पास जाने के लिए उसके रूम की तरफ चल दी। निमी बेधड़क बिना नॉक किए ही मिता के रूम में घुस के बोली, मिता। निमी ये बोलकर रूम में घुसी ही थी कि तभी वो जल्दी से पलटकर बोली, सॉरी। निमी जब रूम में आई थी तब उसने देखा कि रियान और मिता एक दूसरे को किस कर रहे थे और निमी बिना कुछ सोचे घुस गई थी। वहीं रियान ने उसकी तरफ देख के बोला, हद है यार, ऐसे कोई किसी के रूम में आता है क्या? अरे मैं हमेशा ऐसे ही मिता के रूम में आती थी और अब क्या मुझे सपने आ रहे थे कि तुम दोनों रूम में किस कर रहे हो? निमी ने रियान की बात सुनकर जवाब दिया। मिता ने उन दोनों को देख के कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों लड़ो मत। रियान तुम रूम में जाओ। मिता ने रियान को देखकर कहा और रियान को मजबूरन मिता के रूम में जाना पड़ रहा था। जाहिर है निमी ने रियान का अच्छा खासा मूड खराब कर दिया था, जिस वजह से रियान ने निमी को घूर के देखा और वहाँ से चला गया। वहीं निमी को ये देख बहुत हंसी आई और बेड पर बैठकर हंसने लगी। निमी मिता से बात करने लगी थी। तभी मिता ने निमी से पूछा, कल भाई ज़्यादा गुस्से में थे क्या? उसकी बात सुनकर निमी बोली, हाँ गुस्सा तो थे, बट मैंने मना लिया। पर वैसे भी अंश ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहते हैं। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो गुस्से में रहते हैं। खैर मुझे तो लगा था कि कल चांदनी तो गई, वो तो अच्छा है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। मिता की बात पर निमी ने भी एग्री किया। कल अंश सबसे गुस्सा हो गया था, इसीलिए किसी को नहीं लगा था कि वो किसी की भी बात मानेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात थी कि वो मान गया। मिता निमी को देखकर बोली, चल मुझे खुशी है कि सब ठीक हो गया। वैसे एग्ज़ाम की डेट शीट कल या परसों आ रही है, तूने पढ़ाई स्टार्ट की? मिता की बात सुनकर निमी का फेस छोटा सा हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई शुरू तो की थी लेकिन उससे कुछ खास हुआ नहीं। और एक बात निमी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंश से कहा था। अब यही सोच के कि अगर उसका एग्ज़ाम खराब गया तो क्या होगा। निमी को इतने टेंशन में देख के मिता बोली, तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होने वाला है, हर बार की तरह इस बार भी पॉइंट पे पास हो जाएगी और क्या। लेकिन मेरा तो पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तू चुप कर, इस बार मैंने अच्छे से सिलेबस तक नहीं देखा है, पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। निमी ने लगभग रोते हुए कहा। उसे ऐसे देखकर मिता भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पढ़ाई में तो वो निमी से भी ज़्यादा पानी में थी। निमी कुछ देर और मिता के साथ डिस्कस करने के बाद
वहाँ से चली गई। इधर अंश रूम में अदिति के साथ था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा कि उसे रॉकी कॉल कर रहा था। रॉकी जो कुछ दिन से इंदौर में था और अंश के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसे अंश ने निमी के अनाथ आश्रम में डोनेशन के लिए कहा था। अंश खुद किसी को भेज के डोनेशन करना चाहता था, जिस वजह से जब रॉकी वहाँ किसी तलाश में गया तो उससे बोला ये करने के लिए। निमी का पूरा बचपन उस आश्रम में बीता था और कितनी बार निमी ने कहा था कि वहाँ पर अभी भी कुछ बच्चों के लिए ठीक से सारी सुविधाएं नहीं हैं, जिससे वो खुद को अच्छे से डेवलप कर सके। निमी ने यह भी कहा था कि इन मामलों में तो वो थोड़ी सी लकी थी, जिस वजह से वो उस सिचुएशन के बाद भी अपने टैलेंट पर काम कर पाई थी। उसे उसके वो कोच मिल गए थे जिन्होंने निमी को बहुत सपोर्ट किया था, तभी निमी सब अच्छे से कर पाई थी। अंश ने रॉकी का कॉल रिसीव किया। तब सामने से रॉकी ने कहा, सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया, लेकिन सर यहाँ आकर कुछ ऐसा है जो मुझे पता चला है। रॉकी की बात सुनकर ही ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से अंश बोला, क्या पता चला है? सर, यहाँ के स्टाफ ने कहा कि मैम के नाम से पहले भी बहुत से डोनेशन आए थे जब मैम यहाँ पर थी। इवन उनके स्टडी और अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी पेमेंट्स होती थी, बट ये बात मैम को नहीं पता था और कभी कोई आकर भी चेक नहीं करता था, बस डिटेल मांग लेते थे। रॉकी ने उस स्टाफ से जितना भी अभी पता चला था वो सारी बातें अंश को वो बताया है। ये बात किसी शौक से कम नहीं थी, क्योंकि निमी की बातों से हमेशा यही लगा था कि उसका अनाथ आश्रम का सफ़र अच्छा नहीं था। जाहिर है निमी ने सभी बातें सच ही कही थी, और जैसा कि रॉकी ने अपनी बातों में बताया कि निमी को इन होने वाले डोनेशन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तुम और बातें पता करो ये भी कि वो पेमेंट्स निमी की स्टडी पर नहीं गए तो कहाँ गए, उस इंसान के बारे में भी जो ये सब कर रहा था। कुछ भी क्लू मिले वो बताओ। अंश ने रॉकी को ये इंस्ट्रक्शन दिए और फ़ोन रख दिया। वो खुद भी इस बात को जानना चाहता था कि आखिर कौन वो इंसान है जिसने निमी के लिए इतने पैसे दिए और क्यों। अंश के मन में यह सब चल ही रहा था कि तभी निमी रूम में आई और उसने देखा कि अंश ने अदिति को सुला दिया था, लेकिन अभी भी उसे गोद में लेकर बैठा हुआ था। साथ ही वो किसी सोच में था। ये सब देख के निमी अंश के पास आई और उससे बोली, अंश, अदिति सो गई है तो उसे झूले में क्यों नहीं सुला देते हो आप? निमी की बात सुनकर अंश असल दुनिया में आया और उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ, ये अभी अभी सोई है। ये बोल अंश अदिति को अच्छे से झूले में सुला देता है। अंश वापस से सोफे पर बैठ गया। तभी निमी उसके पास आई और उसके गले लग के बोली, ये एग्ज़ाम क्यों होते हैं? बिना बात स्टूडेंट को परेशान करने का काम। निमी की बात सुनकर अंश ये जान गया था कि निमी के एग्ज़ाम आ चुके हैं और निमी को कुछ नहीं आता है। अंश स्माइल करके बोला, एग्ज़ाम तुम जैसे स्टूडेंट के लिए ही बना होगा जो पढ़ाई नहीं करते। कम से कम अब तुम एग्ज़ाम के बहाने से ही सही पढ़ाई तो करोगी ना? अंश ने आराम से ये कहा। लेकिन अंश की बात सुनकर निमी उसे घूर के देखने लगी। वो साफ साफ इस बात को फील कर सकती थी कि अंश उसका मजाक उड़ा रहा है। निमी ने अंश से कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अंश ने बड़े ही अच्छी तरह से ये कहा। उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो किसी तरह का मजाक कर रहा था, लेकिन निमी जो अंश को अच्छे से जानती है, जिस वजह से उसे अच्छे से मालूम था कि अंश उसका मजाक ही बना रहा है। इससे पहले कि निमी गुस्से से वहाँ से जा पाती,
अंश ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके लिप्स पे किस करने लगा। निमि जो अंश से गुस्सा थी वो कुछ ही पल में पिघल गई और अंश के किस में उसका साथ देने लगी। अंश कुछ देर निमि को किस करने के बाद उसके नेक पे किस करने लगा। अंश निमि को अपनी गोद में उठा के बेड पर ले गया और कुछ देर तक दोनों अपनी ही दुनिया में थे। वहीं दूसरी तरफ संदीप ऋचा के साथ था। ऋचा अपने पेशेंट की रिपोर्ट देख रही थी और संदीप उसे परेशान कर रहा था, जिस बात से इरिटेट होकर ऋचा बोली, मुझे ना तुम्हें माफ़ी नहीं करना चाहिए था। कम से कम तुम मुझे परेशान तो नहीं करते और मैं शांति के साथ अपना काम कर सकती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। ऋचा की बात सुनकर संदीप बोला, हद होती है। एक तो तुम पूरे टाइम अपने हॉस्पिटल में रहती हो, तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया करता, लेकिन घर में तो कम से कम तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। वैसे भी कुछ दिन से तो तुम मुझसे नाराज ही थी। हाँ, तो गलती किसकी थी? एक तो मैंने माफ़ कर दिया, जबकि मुझे माफ़ी नहीं करना चाहिए था। और रही बात काम की, तो जब मैं फ्री थी कुछ दिन पहले, तब तुम अपने काम में बिजी थे। उस वक्त तो मैंने कोई शिकायत नहीं की, और अब जब मुझे काम है तो इतनी शिकायत। ऋचा की बात पर संदीप अब कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि ऋचा की कही हुई बात सही थी। पहले वही था जो वह ऋचा को टाइम नहीं दे पा रहा था, और अब वही सब उसके साथ हो रहा। यही सोच संदीप अब सोच लिया था कि अब से वो हमेशा अपने काम में से कुछ समय ऋचा के लिए भी निकालेगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।